Welcome learners to One Academy. So today in this session we are going to discuss revision of digital logic in computer organization and architecture for GATE CSIT in only one session. So we are going to revise complete COA and complete digital logic in this session only. So आप लोग की बातें भी चल रही है, जरा पढ़ लूं कि क्या क्या बातें हैं. हाय हेलो सब कंप्लीट, हेलो रिवाइजिंग शिल्पा सब कंप्लीट तुम्हारा. लेट्स सम टॉपिक्स. अच्छा व्हाट अबाउट यू ऑल? मेरा तो 6 सब्जेक्ट हुआ है. और टॉपिक सर मेरा 4 सब्जेक्ट. टेस्ट में कितना आया, कमी आ रहा है कितना, मत पूछो. ओके कोई बात नहीं. अरे यार मेरा भी सेम है. बोल ओके ओके ओके. गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने इस सेशन को, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलने वाले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं कोआ से और डिजिटल लॉजिक से. ये सेशन आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा और जो पढ़ चुके हैं चीजें आपने उसको एक तरीके से रिवाइंड करने में और एक कलेक्टिव तरीके से उसको अचीव करने में आपको मदद मिलेगी. एक नोट्स आपको मिलेगा, कलेक्टिव नोट्स आपको मिलेगा यहाँ पर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो यस, अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, मेरे क्लासेस से रिलेटेड, मेरे फ्री क्लासेस से रिलेटेड, मेरे पेड क्लासेस से रिलेटेड, उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिले. डीबीएमएस की रिवीजन क्लास तो हो चुकी है. ओके मैंने डीबीएमएस का रिवीजन क्लास भी करवा दिया है. मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी करवा दिया, कंप्यूटर नेटवर्क का भी करवा दिया है, टॉक का भी करवा दिया है, कंपाइलर डिजाइन का भी करवा दिया है. मैंने आपको रिवीजन सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का भी करवा दिया है. एल्गोरिदम्स का तो सबसे पहले करवाया था. और मैंने आपको रिवीजन और किसका करवाया यार, डिस्क्रीट बस बचा हुआ है, इतना मुझे याद है. डीएलडी एंड कोआ तो आज ही हो जाएगा. बस सारे सब्जेक्ट्स तो हो ही गए फिर आपके, कोई सब्जेक्ट बचा नहीं. तो कोआ एंड डीएलडी मैं आज करवा दूंगी. एंड बचा आपका सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो उसका रिवीजन क्लास कब होगा? 1 फरवरी को होगा और ठीक इसी टाइम पे होगा 1 PM पे. मैंने कुछ सेशंस आप लोगों के लिए प्लान किए हैं. मैंने पहला सेशन प्लान किया है 3 आवर्स का मैराथन. 3 आवर्स का मैराथन जो आपका अनअकैडमी पे होगा, अनअकैडमी के कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, 3 घंटे का मैराथन. इसमें क्या करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स होंगे और सारे सब्जेक्ट का एक कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा. कंप्लीट नोट्स नहीं, मतलब कि इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दूसरा भी मैंने 3 आवर्स का मैराथन, एक और 3 आवर्स का मैराथन में करवाऊंगी, पर ये होगा आपके अनअकैडमी स्पेशल क्लास में. ठीक है, इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स. और एक और मैंने 3 आवर्स का मैराथन प्लान किया है जो मैं आपको गेट एग्जाम से पहले ही करवाऊंगी, क्योंकि गेट एग्जाम में आपको ये मदद करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स. अब इन तीनों मैराथन में डिफरेंस क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पर ये मेरे चैनल पे होगा. मेरे चैनल पे होगा गेट नोटबुक. ठीक है, गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल पे होगा. और सो यू कैन फॉलो मी ऑन गेट फाउंडर एट गेट नोटबुक. तो इस यूट्यूब चैनल पे होगा, तो ये यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. अब इन तीनों मैराथन में डिफरेंस क्या होगा? पहले वाले मैराथन में क्या हम डिस्कस करेंगे, तो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, ये जो होगा आपको, मतलब कि ये जो मैराथन होगा ना, वो आपको रिवाइंड करवाएगा कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी पूरे एक साल में. ये जो मैराथन है वो आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएगा, इंपॉर्टेंट वाले, जो बिफोर गेट एग्जाम इंपॉर्टेंट है. और ये जो मैराथन है ये आपको फॉर्मूला भी देगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देगा. ठीक है, तो ये कुछ अलग टाइप का मैराथन होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मैराथन वाला ये मैंने प्लान किया है 1 फरवरी को. ठीक है, 1 PM टू 5 PM.
और नहीं 1 PM to 4 PM 3 घंटे का होगा ना। ये जो मैराथन मैंने सेकेंड वाला प्लान किया है ये होगा 2 फेब को, और ये जो मैराथन मैंने प्लान किया है वो 3 फेब को होगा। ठीक है, इसकी टाइमिंग भी क्या होगी 1 PM to 4 PM होगी, इसकी टाइमिंग भी क्या होगी 1 PM to 4 PM होगी। तो ये सारे मैंने मैराथन आपको बता दिए कि कब कौन सा मैराथन होने वाला है। आपको ज्वाइन करना है 1 PM to 4 PM 1 फेब से। कल कोई क्लास नहीं है मेरी फ्री वाली, बट हाँ 1st, 2nd, 3rd ये तीनों दिन मैराथन आपके होंगे, और तीनों दिन आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करोगे तभी तो मैक्सिमम ऑडियंस आएंगी, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपको चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं लास्ट मोमेंट में इन सेशंस के थ्रू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका हो चुका है, इसको तो छोड़ो अभी। ये मेरा, अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मेरा कंप्लीट शेड्यूल है। उड़ान बैच 2024 का स्टार्ट हो चुका है कल से ही। बुनियाद 2025 के लिए ये सारे बेनिफिट्स हैं। ये लास्ट ईयर के रैंकर्स हैं 2021 के, 2022 के, जो सारे गेट की प्रिपरेशन अनअकैडमी से ही किया है। और ये आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के 2 फीचर्स है, प्लस ये आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि उसमें सारे फीचर्स है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, वर्कबुक मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, डाउट फीचर मिलता है, स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं। ऑफर एक्सटेंड हो चुका है रिपब्लिक डे का, जहां पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है गेट CSIT सब्सक्रिप्शन पे। और अभी अनअकैडमी पे प्राइस हाइक भी होने वाला है। तो लेट सपोज अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स का प्लस या 12 मंथ्स का आइकॉनिक ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 54 है, पर प्राइस हाइक के बाद 60 हो जाएगा। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो अभी आपको करंट प्राइस पे डिस्काउंट मिल करके 43,000 पे ये चीज अवेल हो सकती है। एंड लाइक फॉर एवरीथिंग, तो ये ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है। प्राइस राइज होने वाला है, हाइक होने वाला है। रोद्रा CSIT सब्सक्रिप्शन भी आपको डिस्काउंट पे मिल सकता है कल तक, जहाँ पे 30 मंथ्स का ड्यूरेशन है 2025 की बेस्ट, और 15 मंथ्स का ड्यूरेशन 2024 के लिए बहुत ही कम कॉस्ट में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसे इनका जो प्राइस रहता है इनके लेक्चर्स को 30,000 रहता है, बट सी 9,000 8,000 में आपका पूरा काम हो रहा है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें, अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं हेलो सोनू 01 तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही। आपको ये SRP बुक भी फ्री मिलेगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, जो न्यू सब्सक्राइबर के लिए है। अगर कोई दोबारा सब्सक्राइब कर रहा है, रिन्यू कर रहा है इस कोड से, तो उसके लिए बेनिफिट नहीं है। ये बेस्ट रिविजन बुक है गेट CSIT का, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, PYQ है, फॉर्मूले है, शॉर्टकट ट्रिक है, सारे CSIT सब्जेक्ट्स है। दिस इज द डेमो ऑफ SRP, जहाँ पे ग्राफ थ्योरी टॉपिक को 1 पेज में रिवाइज कर रहे हो सिर्फ 2 मिनट में, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट PYQ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, थ्योरम है, कंसेप्ट्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। तो आप जरूर इस कोड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आप आज सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको विद इन 48 आवर्स इन्फॉर्म करना है कि आपने इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लिया है, तभी आपको ये बुक मिल सकती है। लाइक अगर आप आज सब्सक्राइब कर रहे हो और 3-4 दिन के बाद बताते हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बुक। स्टार्ट करते हैं फिर कोआ के रिवीजन को। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, क्योंकि कोआ यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की शुरुआत तो इन्हीं बेसिक टर्म से होती है। सबसे पहला जो टर्म है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है CPU के कंट्रोल सिग्नल्स को हैंडल करना। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि जितने भी इनपुट डेटा फ्लो हो रहे हैं या जितने भी आउटपुट डेटा फ्लो हो रहे हैं उनको डायरेक्शन देना, बताना कि कैसे इनपुट फ्लो होगा, कैसे आउटपुट फ्लो होगा, कैसे इंस्ट्रक्शन फेच होगी, कैसे डेटा मूव करेगा अराउंड द सिस्टम। तो डेटा के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो CPU का एक पार्ट होता है, जो बताता है कि CPU में जितने भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेशन, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन या अदर अरिथमेटिक ऑपरेशन, इन सभी का हैंडलिंग करना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है। मतलब कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं CPU में, उसको हैंडल करने का काम ALU का होता है।
और कंट्रोल सिग्नल्स को हैंडल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। डेटा कैसे मूव करेगी उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो ये बेसिक सीपीयू का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होते हैं और प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होता है मेमोरी, यहाँ पे होता है इनपुट आउटपुट बस, यहाँ पे होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, यहाँ पे होता है डिवाइस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से ये बसेस है। बस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वायर्स जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उनको कनेक्ट करके रखते हैं। तीन टाइप के बसेस होते हैं, एड्रेस, डेटा, कंट्रोल बसेस। तो इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन मेमोरी के रजिस्टर्स को, मेन मेमोरी यूनिट को। ओके, तो यहाँ पर मेन मेमोरी यूनिट में रजिस्टर्स क्या क्या है, तो एक्यूमुलेटर है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है कि जो भी रिजल्ट्स हुए हैं, जो भी कैलकुलेशन हमने की है, उसका जो भी रिजल्ट आया उसको स्टोर करता है ALU। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, तो प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, और वो नेक्स्ट एड्रेस प्रोग्राम काउंटर किसको पास करता है, तो वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को नेक्स्ट एड्रेस पास करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको फेच किया जाएगा फ्रॉम द मेमोरी। तो ये मेमोरी से फेच करता है एड्रेस को। ओके, देन मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम मेमोरी और एनी डेटा दैट इट इज, तो ये जस्ट डेटा को स्टोर करता है, ये एड्रेस को स्टोर करता है, ये डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है द मेमोरी लोकेशन, दैट मींस की एड्रेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट नीड्स टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और स्टोर्ड इनटू मेमोरी, जिसको मेमोरी से निकाला जाएगा या जिसको मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है कौन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, तो ये स्टोर करता है द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर करता है जिसको हम मेमोरी से फेच करते हैं, या फिर कोई भी डेटा, या तो इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है या तो कोई भी डेटा को ये स्टोर करता है जिसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे या फिर जिसको हम मेमोरी से ट्रांसफर करेंगे, जो भी है। देन आपका एक रजिस्टर होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो स्टोर करता है मोस्ट रीसेंट इंस्ट्रक्शन को, जो रिसेंटली एग्जीक्यूटेड या रिसेंटली कोडेड इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करता है आपका करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देन इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर क्या होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटेड नहीं, जो इमिडिएटली एग्जीक्यूट हम नहीं करने वाले हैं। मतलब कि एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं बट कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको इमिडिएटली हम एग्जीक्यूट करेंगे और जिसको हम इमिडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो जिसको हम इमिडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे वो जो आपका होता है इंस्ट्रक्शन, उसको हम इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में स्टोर करते हैं। ठीक है, नाउ ये तो हमने पूरा रजिस्टर्स डिस्कस कर लिया। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो प्रोग्राम और डेटा इज रीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज अंडर द कंट्रोल ऑफ सीपीयू इनपुट इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मेन मेमोरी से कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी डेटा को रीड कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस से कर रहे हैं, कीबोर्ड ने इनपुट दिया और मेन मेमोरी से रीड हो गया। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, तो वो इंफॉर्मेशन आउटपुट में देती है। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट लेते हैं और आउटपुट डिवाइस में आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ गया। नाउ बसेस, so data is transmitted from one part of computer to another, connecting all the major internal components of the CPU and memory by the means of buses. तो buses क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वायर्स होती है जिसके हेल्प से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर के वन पार्ट से कंप्यूटर के दूसरे पार्ट तक। और इस तरीके से हम जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के और मेमोरी के उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो 3 टाइप्स की बसेस होती हैं। डेटा बस जो होता है वो कैरी करता है डेटा among the memory unit, input output devices and processor. Address bus carry करता है address of data, not the actual data, between the memory and processor. Control bus carry करता है control information from the CPU जैसे कि status signal, other devices in order to control and coordinate all the activities within the computer.
तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम होता है कंट्रोल बस का। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो 3 टाइप के होते हैं, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। बट व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? तो इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होती है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो जनरली सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है और वो डिपेंड करती है एड्रेस फील्ड पे। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पहला होता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है ऑपकोड और एक होता है एड्रेस। ऑपकोड का मतलब होता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो डेटा पे। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एड्रेस जो है वो ऑपकोड में ही स्टोर होता है। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस के लिए अलग से फील्ड नहीं होती, ऑपकोड के अंदर ही एड्रेस होता है। तो ये किस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड है? तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करता है, जहां पे सिर्फ पुश पॉप होता है, कोई भी एड्रेस को स्टोर नहीं किया जाता है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दिस यूज अ इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर डेटा मैनिपुलेशन। डेटा को चेंज करने के लिए 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया जाता है, जिसमें 1 ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होता है, दूसरा रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होता है। इम्प्लाइड का मतलब होता है कि सीपीयू को ऑलरेडी पता है कि एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में है, तो उसे ये चीज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो एक ऑपकोड फील्ड होता है यहाँ पे और एक एड्रेस फील्ड होता है यहाँ पर। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है? तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ऑपकोड होता है और एड्रेस इसी के अंदर होता है। और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक ऑपकोड फील्ड होता है और एक एड्रेस फील्ड होता है। यहाँ पर सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक ऑपरेंड जो होता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर होता है और दूसरा होता है आपके मेमोरी या रजिस्टर के अंदर। इम्प्लाइड का मतलब यहाँ पर यह है कि सीपीयू को पहले से ही पता होता है कि 1 ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में है और दूसरा कहाँ पे? तो दूसरा यहाँ पर ऑब्वियसली एड्रेस फील्ड में है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जहां पे 2 एड्रेसेस होते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर। इससे पहले जो हमने 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज किया है उसमें क्या था? उसमें रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता था। बट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली हमें ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि यहाँ पे 2 एड्रेसेस होते हैं। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में 3 एड्रेस फील्ड होती हैं रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। द प्रोग्राम क्रिएटेड इज मच शॉर्ट इन साइज। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि प्रोग्राम का साइज बहुत छोटा होता है, पर जो नंबर ऑफ बिट्स होती है पर इंस्ट्रक्शन वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही फील्ड में 3 एड्रेस का यूज करते हो और यहाँ पे 2 एड्रेस का, 2 एड्रेस में, और 1 एड्रेस में 1 एड्रेस का और 0 एड्रेस में नो एड्रेस। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या होते हैं? तो एड्रेसिंग मोड्स का मतलब होता है कि किस तरीके से आप डेटा को एक्सेस करोगे, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड मतलब कि डेटा को एक्सेस करोगे। तो एड्रेसिंग मोड जो है वो कुछ रूल्स को स्पेसिफाई करती है जिसमें कि हम डेटा को एक्सेस करते हैं या डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं एड्रेसिंग मोड के, एक होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। और ऑपरेंड किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा? दिस इज नथिंग बट एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक एड्रेसिंग मोड जो होता है वो सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड टाइप का होता है, जिसका फोकस पूरा डेटा पे होता है। और एक होता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, जिसका फोकस इंस्ट्रक्शन पे होता है। ठीक है, sequential control flow addressing mode and transfer of control flow addressing mode। sequential वाला डेटा पे फोकस करता है, ट्रांसफर वाला इंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है। sequential control flow addressing mode में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड और दूसरा होता है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आती है, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड में इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड आता है।
और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो में मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड ही होते हैं, जिसमें कि रिलेटिव या पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड आता है, बेस या बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आता है। तो ये सारे टाइप्स एड्रेसिंग मोड के हैं और कौन किस में आते हैं मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। नाउ तो ये चीजें आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी एड्रेसिंग मोड वन बाय वन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है एड्रेसिंग मोड से, जैसे स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है। स्टार्टिंग एड्रेस के पहले वाले एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस कहते हैं, जो मेमोरी सेगमेंट का होता है। इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट क्या होती है। तो इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर स्टार्टिंग एड्रेस है 0 और आपको पता करना है कि थर्ड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, तो 0 प्लस कितने का डिफरेंस है 1000 का, तो 0 प्लस 3 इंटू 1000। तो साइज ऑफ वन एलिमेंट इज 1000 और आपको थर्ड एलिमेंट का एड्रेस पता करना है, तो बेस एड्रेस प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू द साइज ऑफ वन एलिमेंट। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस, जिसमें कि ऑफसेट को हम डिटरमाइन करते हैं बाय एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एड्रेस एलिमेंट। इसका क्या क्या एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड 8 बिट या 16 बिट की इमीडिएट वैल्यू इंस्ट्रक्शन में रखता है। बेस कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर एंड कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं कि मेमोरी एड्रेस को और रजिस्टर के कंटेंट को प्लस करके इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं। और बेस एड्रेसिंग मोड में हम बेस रजिस्टर को मेमोरी एड्रेस से प्लस करके इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं। और इंडेक्स रजिस्टर में भी हम इंडेक्स रजिस्टर को प्लस करते हैं मेमोरी एड्रेस से और इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या होता है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऑपरेंड स्पेसिफाइड होता है इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इस मोड में डेटा 8 बिट या 16 बिट लॉन्ग होता है और डेटा इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है, और इसमें हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एसआई और डीआई एक तरीके से डिनोट किया जाता है, इंडेक्स रजिस्टर का सिंबल है ये। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सिंबल होता है हैश। इस मोड में डेटा प्रेजेंट होती है इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन और इसको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की तरह बनाया गया है। लिमिटेशन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में यही है कि जो रेंज होती है कॉन्स्टेंट्स की वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है बाय द साइज ऑफ एड्रेस फील्ड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जहां पे ऑपरेंड को हम इन वन ऑफ 8 बिट या 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर में रखते हैं। डेटा यहाँ पे रजिस्टर में होता है जो इंस्ट्रक्शन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें कितने रजिस्टर रेफरेंस की जरूरत होती है, तो 1 टू एक्सेस द डेटा। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, इसमें ऑपरेंड का ऑफसेट जो है वो किसी एक रजिस्टर में रखा जाता है जो इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। इफेक्टिव एड्रेस निकालना हो तो यहाँ पर बेस रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर को हम स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे 2 रजिस्टर रेफरेंस की जरूरत पड़ती है टू एक्सेस द डेटा। तो बेसिकली इसमें रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस होता है, उसके अंदर डेटा होता है, और यहाँ पे रजिस्टर के अंदर डेटा होता है। तो यहाँ पे 1 मेमोरी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे 0 मेमोरी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। ऑटो इंडेक्स्ड को हम इंक्रीमेंट मोड में भी यूज करते हैं और डिक्रीमेंट मोड में भी यूज करते हैं। इसको ऑटो इंक्रीमेंट कहा जाता है, जहाँ पे ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया जाता है। और यहाँ पे 1 रजिस्टर रेफरेंस, 1 मेमोरी रेफरेंस और 1 ALU ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑटो इंडेक्स डिक्रीमेंट मोड में हम वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, पर ये जो वैल्यू डिक्रीमेंट होती है वो पहले ही हो जाती है और ये वैल्यू जो इंक्रीमेंट होती है ये बाद में होती है, इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये प्री डिक्रीमेंट है। इसमें भी 1 रजिस्टर रेफरेंस, 1 मेमोरी रेफरेंस, 1 ALU ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑटो डिक्रीमेंट मोड और ऑटो इंक्रीमेंट मोड दोनों सेम है, दोनों को हम स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और दोनों का यूज हम करते हैं टू इंप्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, जो स्टैक को ही कहा जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहा जाता है, जिसका सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे जो ऑपरेंड का ऑफसेट होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही गिवन होता है। इस मोड में
जो 16 बिट की इफेक्टिव एड्रेस होती है डेटा की, वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मेमोरी एड्रेस के अंदर डेटा होता है और इसलिए यहाँ पे 1 मेमोरी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को @ या फिर पैरेंथेसिस से डिनोट किया जाता है। इसमें एड्रेस के अंदर एड्रेस होता है, फिर डेटा होता है। तो यहाँ पे 2 मेमोरी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ पे फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस में इफेक्टिव एड्रेस मिलता है और सेकेंड मेमोरी रेफरेंस में उसके अंदर डेटा मिलता है। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि हम इफेक्टिव एड्रेस डेटा का निकालने के लिए मेमोरी एड्रेस को प्लस करते हैं इंडेक्स रजिस्टर से, और बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में हम इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए मेमोरी एड्रेस को प्लस करते हैं बेस रजिस्टर से। ठीक है, अब वो सारे एड्रेसिंग मोड हम डिस्कस करेंगे जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल पे बेस्ड होती है, जिसका पूरा फोकस इंस्ट्रक्शन पे होता है। अभी तक जो भी हमने एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए वो सिक्वेंशियल वाले थे। तो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जिसे हम यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट इंट्रा सेगमेंट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। मतलब कि एक प्रोग्राम के अंदर का कंट्रोल पूरा पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के द्वारा हैंडल किया जाता है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस डेटा का निकालना हो तो प्रोग्राम काउंटर को प्लस किया जाता है मेमोरी एड्रेस से। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को यूज किया जाता है टू इम्प्लीमेंट इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। मतलब कि अगर 2 प्रोग्राम है तो 2 प्रोग्राम या 2 सेगमेंट के बीच का कंट्रोल जो है वो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में होता है, जहां पे इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड का कैसे ऑब्टेन करते हैं, बेस रजिस्टर को मेमोरी एड्रेस से प्लस करके। ओके, नाउ कुछ नोट करने वाली पॉइंट है कि पीसी रिलेटिव एंड बेस्ड रजिस्टर बोथ एड्रेसिंग मोड आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रीलोकेशन एट रन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड दोनों प्रोग्राम रीलोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और पर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो होता है वो बेस्ट होता है टू राइट पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे RISC और CISC को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके डिफरेंसेस। इसको हम रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिंपल होते हैं, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो साइज है वो 1 वर्ड का होता है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिंगल क्लॉक साइकिल लेती है टू गेट एग्जीक्यूटेड, तो जिसकी साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होता है रिस्क का वो 1 होता है, और दैट इज वाई रिस्क कंप्यूटर बेस्ट फॉर पाइपलाइनिंग। हाँ, पर इसमें इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं पर रजिस्टर्स ज्यादा होते हैं। सिंपल एड्रेसिंग मोड का यूज करता है, लेस डेटा टाइप्स का यूज करता है, पाइपलाइनिंग अचीव की जा सकती है। अब ये था आपका RISC का फीचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं और जिसमें कि इंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं, 1 वर्ड साइज से भी लार्जर होते हैं। यहाँ पर CPI जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और इसीलिए यहाँ पे पाइपलाइनिंग अचीव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं पर रजिस्टर कम होते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करता है और इसमें डेटा टाइप्स भी ज्यादा होती हैं। तो डेटा टाइप्स भी ज्यादा होते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे तो डेटा टाइप्स भी ज्यादा होंगे, अगर इंस्ट्रक्शन कम होंगे तो डेटा टाइप्स भी कम होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हार्डवायर्ड, दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में हम फिक्स्ड लॉजिक सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो माइक्रो प्रोग्राम से फास्टर होता है। यहाँ पर हम एक कंट्रोलर का यूज करते हैं जो हाई स्पीड पे ऑपरेट करवाता है। यहाँ पे हम RISC आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो कंट्रोल सिग्नल्स होती हैं उसको हम स्टोर करते हैं स्पेशल मेमोरी यूनिट्स में। ठीक है, जिसको हम कंट्रोल वर्ड्स कहते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट स्लो होती है बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फेच करने में। 2 टाइप्स के होते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, एक हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा आपका वर्टिकल होता है।
हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डिकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में। दैट मीन्स कि वन कंट्रोल सिग्नल पे 1 बिट लगती है। तो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में, जहां पे अगर n कंट्रोल सिग्नल्स है तो log n बिट की इनकोडिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 कंट्रोल सिग्नल्स है तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट 100 बिट लेगा। बट अगर वही सेम चीज वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वो log 100 लेगा। और log 100 क्या होता है, तो 200 आपका 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 के बीच में लाई करता है, दैट इज 64 और 128। तो अपर वैल्यू लेंगे तो 7 बिट की इनकोडिंग वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट करेगा 100 सिग्नल्स के लिए, और हॉरिजॉन्टल 100 बिट्स करेगा 100 सिग्नल्स के लिए। इंस्ट्रक्शन साइकिल हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन साइकिल कुछ इस तरीके से दिखती है, जहां पे 4 टाइप्स के रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो बेसिकली एड्रेस लाइन कनेक्ट करता है सिस्टम बस का। तो ये बताता है एड्रेस इन मेमोरी, तो एड्रेस इन मेमोरी को स्पेसिफाई करता है। ये कनेक्ट होता है टू द डेटा लाइंस ऑफ द सिस्टम बस, जो कंटेन करता है उस वैल्यू को जो हम स्टोर करेंगे मेमोरी को, और जो लास्ट वैल्यू हमने रीड की है मेमोरी से। प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने फेच किया है। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कनेक्ट करता है एड्रेस लाइंस ऑफ द सिस्टम बस को। ये स्पेसिफाई करता है एड्रेस इन मेमोरी फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन। मेमोरी बफर रजिस्टर कनेक्ट करता है डेटा लाइंस ऑफ द सिस्टम बस। ये कंटेन करता है उस वैल्यू को जो हम स्टोर करेंगे मेमोरी में, या फिर लास्ट वैल्यू जो हमने रीड की मेमोरी से। स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है जो भी हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट साइकिल होती है वो हमेशा एग्जीक्यूट की जाती है आफ्टर द ऑलवेज फॉलोड बाय एग्जीक्यूट साइकिल। ओके, the interrupt cycle is always followed by the fetch cycle. For both fetch and execute cycle, the next cycle depends on the state of the system. तो fetch के बाद क्या होगा, execute के बाद क्या होगा, वो डिपेंड करता है सिस्टम की स्टेट पे। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट साइकिल जो है, इनडायरेक्ट साइकिल के बाद हमेशा एग्जीक्यूट साइकिल आता है, और इंटरप्ट साइकिल के बाद हमेशा फेच साइकिल आता है। फेच साइकिल, बिगिनिंग ऑफ द फेच साइकिल में जो प्रोग्राम काउंटर है उसका यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट साइकिल में एक बार हमने प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, तो अब हमें ऑपरेंड को फेच करना होता है, और ऑपरेंड को फेच करने के लिए हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। ओके, रजिस्टर बेस्ड ऑपरेंड यहाँ पर फेच करने की जरूरत नहीं होती। एक बार हमने ऑपरेंड को फेच कर लिया तो सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं टू स्टोर द रिजल्ट इन द मेन मेमोरी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट साइकिल। तो बाकी जो 3 साइकिल्स होते हैं, फेच, इनडायरेक्ट, इंटरप्ट, वो सिंपल और प्रेडिक्टेबल होते हैं, और तीनों में ही आपको सिंपल, स्मॉल और फिक्स सीक्वेंस का माइक्रो ऑपरेशन लेना पड़ता है। हर एक केस में सेम माइक्रो ऑपरेशन रिपीट होते हैं एवरी टाइम। पर जो एग्जीक्यूट साइकिल है वो इन तीनों से डिफरेंट होता है। जैसे कि एक मशीन के लिए अगर n डिफरेंट ऑपकोड्स हैं, तो n डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन कैन अकर। तो ये डिपेंड करता है कि कितने ऑपकोड्स हैं। अगर n ऑपकोड्स है तो n डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। इंटरप्ट साइकिल जो होती है वो एग्जीक्यूट साइकिल के बाद आती है। ओके, एंड इसमें टेस्ट मेड किया जाता है टू डिटरमाइन कि क्या यहाँ पे कोई इंटरप्ट है कि नहीं। अगर कोई इंटरप्ट है तो फिर इंटरप्ट साइकिल को यूज किया जाता है, और इस साइकिल का नेचर डिफर करता है फ्रॉम मशीन टू मशीन, क्योंकि किसी मशीन में इंटरप्ट होती है, किसी में नहीं होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं वो जनरेट करती है कंट्रोल सिग्नल्स को, और फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, तो माइक्रो प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। जैसे प्रोग्राम कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, वैसे माइक्रो प्रोग्राम कलेक्शन होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज नथिंग
but a collection of control words. ठीक है, तो contains a sequencing word and a control word. जैसे कि मैं यहाँ पर एक माइक्रो प्रोग्राम बनाती हूँ. अब इस माइक्रो प्रोग्राम में बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1, माइक्रो इंस्ट्रक्शन 2, माइक्रो इंस्ट्रक्शन 3, तो ये एक कंट्रोल वर्ड होता है. तो एक कंट्रोल वर्ड को ही हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और इस कंट्रोल वर्ड के अंदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है जो 1 क्लॉक साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है. माइक्रो ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होती हैं जो पर्टिकुलर माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है. तो जब एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो माइक्रो ऑपरेशन बन जाता है. तो यहाँ पे फेच साइकिल जब हम यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो माइक्रो ऑपरेशन हम यूज करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है. तो फेच साइकिल में क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था कि फेच साइकिल में प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से हम उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फेच करते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर से हम एड्रेस को लेते हैं और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं. फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यूजिंग एड्रेस लाइन. तो मेमोरी से डेटा फिर लिया जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर में, और जैसे ही डेटा हम फेच कर लेते हैं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की जाती है बाय द स्टेप साइज i, और फिर मेमोरी बफर रजिस्टर का जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किया जाता है. जहां मैंने अभी आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने फेच किया है प्रोग्राम काउंटर से उसको होल्ड करता है. तो ये होता है आपका फेच साइकिल के दौरान माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें कि 3 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं. प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए आपको सेपरेट क्लॉक साइकिल लेने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, नाउ यस, अब हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को. अगर यहाँ तक आपको क्लैरिटी है तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से बताइए कि यहाँ तक कोई भी चीजें डाउटफुल लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि हमने 50% ऑफ द कंटेंट आज के सेशन का कर लिया है. एंड यस, अगर आप रिसेंटली ज्वाइन हुए हो तो आपको मैं बता दूं कि 28 जनवरी यानी कि कल से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 2024 के लिए, जहाँ पे अमन राज सर जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं और अमित खुराना सर एक ओरिएंटेशन सेशन देंगे. आप इस कोड का यूज कर सकते हैं टू ज्वाइन दिस बैच. इसमें अभी 30% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है. ये डिस्काउंट कल तक वैलिड है. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2025 देन यू कैन ज्वाइन आवर बुनियाद बैच, जो गेट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी कल से ही स्टार्ट हुआ है. अगेन यू कैन यूज माई कोड सो दैट कि आपको मैक्सिमम 30% का डिस्काउंट मिल जाए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, जो कल तक वैलिड है. ओके, तो यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको फिर से मैं एक बार रिवाइंड करवाना चाहती हूँ, ताकि जितना मैंने बोला फिर से बोल करके आपके दिमाग में फिर से वो चीज भर दूं, याद करवा दूं. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ जल्दी जल्दी में कि कंट्रोल यूनिट मैंने क्या बताया था. तो कंट्रोल यूनिट जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उसको हैंडल करता है. ये इनपुट और आउटपुट फ्लो को हैंडल करता है. ये जो भी डेटा मूव कर रहे सिस्टम के अंदर उसको हैंडल करता है. ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ALU कंट्रोल यूनिट दोनों CPU के अंदर होती है. यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर भी CPU के अंदर होते हैं, और बसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. और यहाँ पर ALU जो होता है वो मैंने बता दिया, प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लास्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच होता है उसको स्टोर करता है. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होती है वो कनेक्टेड होती है टू द एड्रेस लाइंस ऑफ द सिस्टम, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम स्टोर करते हैं द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन जिसको हमने फेच किया है प्रोग्राम काउंटर से. मेमोरी डेटा रजिस्टर कनेक्ट होता है टू द डेटा लाइंस ऑफ द सिस्टम बस, और मेमोरी डेटा रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है. कंट्रोल यूनिट बता दिया. एक्यूमुलेटर स्टोर करता है द कंटेंट ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. एंड जनरल पर्पस रजिस्टर तो आपका पता ही है. मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी से हम डेटा को रीड या राइट करते हैं. एड्रेस बस कैरी करता है एड्रेस ऑफ द डेटा. एड्रेस डेटा बस कैरी करता है द डेटा ऑफ द डेटा बस कैरी करता है डेटा को. ऑब्वियस का कंट्रोल बस कैरी करता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन को जो रिक्वायर्ड है टू हैंडल ऑल द सिस्टम एक्टिविटीज. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस जिससे कि इनपुट लेते हैं, आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है. ठीक है, फिर हमने बसेस ठीक है डिस्कस कर लिया. फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस किया था. 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो हम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन पे यूज करते हैं, और 2 एड्रेस 3 एड्रेस इसमें,
और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है कि सिर्फ ऑप कोड होता है, उसके अंदर ही एड्रेस होता है। इसमें ऑप कोड और एड्रेस होता है, और यहाँ पर ऑप कोड फिर एड्रेस 1 एड्रेस 2, और यहाँ पे ऑप कोड एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3। यहाँ पे प्रोग्राम बहुत शॉर्ट होता है, यहाँ पे प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स होती है पर इंस्ट्रक्शन वो बहुत इंक्रीज करती है। एड्रेसिंग मोड बताते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को एक्सेस करोगे। इसमें ऑप कोड और ऑपरेंड होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक जो डेटा पे फोकस हो और एक जो इंस्ट्रक्शन पे फोकस्ड हो। ये सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो ऑफ एड्रेसिंग मोड में आता है, ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड में आता है। इसमें रजिस्टर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ मेमोरी बेस्ड होते हैं। इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें इम्प्लाइड, इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, ऑटो इंडेक्स्ड आता है एड्रेसिंग मोड। और इसमें पीसी रिलेटिव या फिर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बता दिए थे ये। तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है। इमीडिएट में क्या होता है कि जो एड्रेस फील्ड होती है ना उसके अंदर डेटा होता है। ओके। और इसमें क्या होता है कि इसका जो रेंज है कांस्टेंट का वो लिमिटेड होता है बाय द साइज ऑफ द एड्रेस फील्ड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर के अंदर डेटा होता है, यहाँ पे 1 रजिस्टर रेफरेंस चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस के अंदर डेटा होता है। यहाँ पे 2 रजिस्टर रेफरेंस और 1 मेमोरी रेफरेंस चाहिए होता है। ऑटो इंडेक्स्ड इंक्रीमेंट भी होता है और डिक्रीमेंट भी होता है, और दोनों में ही 1 रजिस्टर रेफरेंस, 1 मेमोरी रेफरेंस, 1 ALU ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटो इंडेक्स इंक्रीमेंट मोड में जब ऑपरेंड एक्सेस हो जाता है तब आप इंक्रीमेंट करते हो, इसलिए प्लस बाद में लिखा हुआ है। पर यहाँ पर ऑपरेंड को एक्सेस करने से पहले रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे पहले माइनस लिखा हुआ है। दोनों ही हम स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को एब्सोल्यूट भी कहा जाता है, और इसमें मेमोरी एड्रेस के अंदर डेटा होता है, तो इसमें 1 मेमोरी रेफरेंस चाहिए। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी एड्रेस के अंदर एक और मेमोरी एड्रेस होती है, फिर उसके अंदर डेटा होता है, तो यहाँ पर 2 मेमोरी रेफरेंस लगते हैं। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में जो इंडेक्स रजिस्टर है उसको प्लस किया जाता है मेमोरी एड्रेस से टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, और यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस को पता करने के लिए बेस रजिस्टर को ऐड किया जाता है मेमोरी एड्रेस से। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड क्या है, तो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, जहां पे प्रोग्राम काउंटर को प्लस किया जाता है मेमोरी एड्रेस से, तब जाकर के इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। और यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट एड्रेस भी कहते हैं। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में बेस रजिस्टर को प्लस किया जाता है मेमोरी एड्रेस से टू गेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। पीसी रिलेटिव एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड दोनों ही प्रोग्राम रीलोकेशन एट रन टाइम के लिए अच्छे होते हैं, पर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बेस्ट होता है टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड्स। रिस्क और सिस्क हमने डिस्कस किया था। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स को कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, इंस्ट्रक्शन कम होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन कम होते हैं, रजिस्टर ज्यादा होती है, डेटा टाइप्स कम होते हैं, सिंपल एड्रेसिंग मोड होता है, और पाइपलाइनिंग अचीव की जा सकती है क्योंकि सीपीआई 1 होता है। सिस्क में सीपीआई 1 नहीं होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो पाइपलाइनिंग अचीव नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं, रजिस्टर कम होती है, डेटा टाइप्स ज्यादा होते हैं, और एड्रेसिंग मोड भी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होगा तो एड्रेसिंग मोड भी कॉम्प्लेक्स होगी। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है, दोनों ही कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, पर हार्डवेयर कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है लॉजिक सर्किट से, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है प्रोग्राम से। हार्डवायर फास्ट होता है, और यहाँ पर हम कंट्रोलर का यूज करते हैं सो दैट कि ये हाई स्पीड पे ऑपरेट करे, और ये बहुत ही लो स्पीड का होता है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्वियसली टाइम लगता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को फेच करने में। ये हार्डवायर कंट्रोल यूनिट पे बेस्ड जो होता है वो रिस्क कंप्यूटर का यूज करता है, और ये यूज करता है सिस्क कंप्यूटर का। इसमें 2 फर्दर होते हैं माइक्रो प्रोग्राम में, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में हम डिकोडेड बाइनरी फॉर्मेट का यूज करते हैं, वर्टिकल में हम इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसमें जितने कंट्रोल सिग्नल्स होंगे उतना बिट लगेगा, और इसमें n कंट्रोल सिग्नल्स के लिए लॉग n बिट की इनकोडिंग की जाती है।
इंस्ट्रक्शन साइकिल फिर हमने पढ़ा था जिसमें कि ये सारे साइकिल होते हैं जहां पे ये सारे रजिस्टर का हम यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट साइकिल ऑलवेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूट साइकिल और इंटरप्ट साइकिल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फेच साइकिल। ठीक है, तो फेच साइकिल के बाद ही इंटरप्ट साइकिल आता है और एग्जीक्यूट साइकिल के बाद ही इनडायरेक्ट साइकिल आता है। फेच साइकिल बिगनिंग में होता है जिसमें कि प्रोग्राम काउंटर से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं। इनडायरेक्ट साइकिल में हम फेच करते हैं सोर्स ऑपरेंड को जो बेस्ड होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, और फिर हम एग्जीक्यूट साइकिल का यूज करते हैं जो डिपेंड करता है मशीन पे। अगर n डिफरेंट ऑपकोड होंगे तो n डिफरेंट सीक्वेंस होंगे माइक्रो ऑपरेशन के। इंटरप्ट साइकिल जो होती है वो एक टेस्टिंग होती है जहां पे हम ये पता करते हैं कि इंटरप्ट है कि नहीं, और ये टोटली डिपेंड करता है मशीन पे कि इंटरप्ट होगा कि नहीं होगा। माइक्रो प्रोग्राम कलेक्शन होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन के। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कलेक्शन होते हैं मतलब कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक कंट्रोल वर्ड के इक्वल होता है जहां पे सारे कंट्रोल इंफॉर्मेशन होते हैं। माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, जब हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो माइक्रो ऑपरेशन बन जाता है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है फेच साइकिल के माइक्रो ऑपरेशन का, जहां पे हमने प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लिया, MAR में डाल दिया, फिर उस मेमोरी एड्रेस पे जाकर के डेटा को MBR में डाल दिया, फिर प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर MBR का डेटा IR में डाल दिया। तो यहां तक हमने पूरी चीजें रिवाइज कर ली है, बहुत ही अच्छे से डबल रिवीजन हमने कर लिया है। अब आगे के कंटेंट पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो मेमोरी कितने टाइप्स का होता है, तो ऑब्वियसली मेमोरी मेड अप ऑफ रजिस्टर्स, मेमोरी रजिस्टर से बनता है और हर एक रजिस्टर जो होती है वो वन स्टोरेज लोकेशन की इक्वल होती है। स्टोरेज लोकेशन को हम मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। मेमोरी लोकेशन को एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मेमोरी दो टाइप की होती है, एक बाइट एड्रेसेबल और एक वर्ड एड्रेसेबल। तो जब डेटा स्पेस इन द सेल 8 बिट की इक्वल है तो ये एड्रेस स्पेस बाइट एड्रेस है, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब कि जब डेटा स्पेस इक्वल है वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू के, तो उस केस में हम वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का यूज करते हैं। ये बेस्ड होती है डेटा स्टोरेज पे और ये बेस्ड होती है डेटा स्टोरेज पे वर्ड वाइड, वर्ड्स वाइड और ये बाइट्स वाइड ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस एंड हायरार्किकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में H1 और H2 हिट रेशियो है T1 और T2 के, और T1 T2 एक्सेस टाइम है L1 L2 मेमोरी लेवल्स के रिस्पेक्टिवली। देन द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे H1 H2 क्या हिट रेशियो होगा और T1 T2 क्या है एक्सेस टाइम है और L1 L2 मेमोरी लेवल्स हैं। ओके, तो इन द केस ऑफ साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सीपीयू होता है वो कनेक्टेड होता है टू ऑल द लेवल्स ऑफ द मेमोरी डायरेक्टली। ओके, इन द केस ऑफ हायरार्किकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू कनेक्टेड होता है टू द लेवल 1, फिर लेवल 2 और फिर यहाँ पर मेन मेमोरी आता है। तो इन दिस केस साइमल्टेनियस में अगर डेटा आपके L1 में मिल गया तो दैट इज कॉल्ड हिट रेशियो और उसको एक्सेस करने में T1 टाइम लगा। तो इसका एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट होगा कि अगर डेटा मिला लेवल 1 में तो हिट रेशियो इनटू उसको एक्सेस करने का टाइम। बट अगर यहाँ पे डेटा नहीं मिला तो आप लेवल 2 पे जाओगे, तो +1 माइनस H1 दैट इज नथिंग बट द मिस रेशियो, और फिर आप लेवल 2 पे जाओगे तो लेवल 2 का एक्सेस टाइम क्या है T2 है। और अगर आपको डेटा लेवल 2 में भी नहीं मिला, ठीक है, तो आप लास्ट लेवल ऑफ द मेमोरी में जाओगे और उस केस में आपको लेवल 1 का भी मिस रेशियो बताना होगा और लेवल 2 का भी मिस रेशियो बताना होगा और फिर आप मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से उसको प्लस करोगे। तो ये है साइमल्टेनियसली का एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। बट इन द केस ऑफ हायरार्किकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, आप सीपीयू सिर्फ लेवल 1 से कनेक्टेड होता है। तो अगर डेटा L1 में मिल गया तो L1 का हिट रेशियो और एक्सेस टाइम, बट अगर डेटा L1 में नहीं मिला तो उस केस में आपको 1 माइनस H1 दैट इज मिस रेशियो ऑफ L1 करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे T2, तो T1 प्लस T2 को प्लस करना होगा।
क्यों? क्योंकि आपको डेटा यहाँ पे मिल गया तो ये डेटा यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, तभी तो सीपीयू उस तक डेटा पहुंचेगा, क्योंकि सीपीयू सिर्फ लेवल 1 से कनेक्टेड है। और अगर डेटा आपको यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, तो यहाँ पे जाओगे और फिर आप यहाँ पर मिस रेशियो L1 का भी बताओगे, L2 का भी बताओगे, एंड देन आप यहाँ पर इस तरीके से पहुंचोगे। तो TM का एक्सेस टाइम T1 T2, तो फिर ये डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है। कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड की मेमोरी होती है, जिसके हेल्प से सीपीयू को फास्ट डेटा मिल पाता है, क्योंकि मेन मेमोरी बहुत लो स्पीड की होती है। और कैश मेमोरी इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी होता है, जो बहुत ही फास्ट स्पीड में सीपीयू को डेटा ला करके देता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं मेमोरी के। सबसे पहला, सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। उसके बाद फास्ट होता है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे लो स्पीड की होती है। लेवल 1 होता है आपका रजिस्टर, लेवल 2 होता है आपका कैश मेमोरी, लेवल 3 होता है मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी लेवल 4 होता है। हिट रेशियो से हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस क्या है। तो हिट रेशियो इज नथिंग, कि अगर आपको डेटा मेमोरी में मिल गया दैट इज हिट, नहीं मिला है तो मिस। हिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हिट अपॉन में टोटल नंबर के एक्सेस, हिट प्लस मिस। कैश मैपिंग 3 टाइप्स की होती है। कैश मैपिंग हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि मान लीजिए कि सीपीयू के अंदर सीपीयू को कैश मेमोरी से डेटा चाहिए, बट वो डेटा कैश मेमोरी में नहीं है और मेन मेमोरी में है। तो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी तक डेटा लाने में जो मैपिंग टेक्निक यूज की जाती है वो 3 टाइप की होती है। एक होता है डायरेक्ट मैपिंग, एक होता है एसोसिएटिव मैपिंग, और एक होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि कैश मेमोरी इज द कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड मेन मेमोरी इज द कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। तो हम यहाँ पर वन ब्लॉक जो होती है मेन मेमोरी की, उसको मैप करते हैं टू वन लाइन ऑफ द कैश मेमोरी, ताकि हम मेन मेमोरी का कंटेंट कैश मेमोरी में डाल सकें। तो यहाँ पे वन ब्लॉक जो होता है मेन मेमोरी का, उसे हम लोड करते हैं टू वन लाइन ऑफ कैश मेमोरी, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मैपिंग। एंड इन द केस ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है कि एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि वन ब्लॉक जो होता है मेन मेमोरी का, उसको हम लोड कर देते हैं टू एनी लाइन ऑफ कैश मेमोरी। यहाँ पे लाइन स्पेसिफिक होती है डायरेक्ट मैपिंग में, पर यहाँ पे फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में जो लाइन होती है वो कोई भी हो सकती है। और सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि जो कैश मेमोरी होती है वहां पे बहुत सारे सेट्स होते हैं, और हर एक सेट के अंदर बहुत सारे लाइंस होते हैं। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ लाइंस, और मेन मेमोरी तो वही होता है कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। तो यहाँ पे क्या होता है इन द केस ऑफ सेट एसोसिएटिव मैपिंग, जो वन ब्लॉक होता है मेन मेमोरी का, उसको मैप किया जाता है टू वन सेट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है वन ब्लॉक इज इक्वल टू वन लाइन ऑफ कैश मेमोरी। यहाँ पे वन ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी टू एनी लाइन ऑफ कैश मेमोरी, और यहाँ पे वन ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इज मैप्ड टू वन सेट ऑफ cache memory, where set is the collection of lines. Okay. ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एक हार्डवेयर यूनिट होती है, जिसे हम तभी यूज करते हैं जब वर्चुअल मेमोरी को यूज किया जाता है। तो टीएलबी जो होता है वो स्पीड अप करता है वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस के ट्रांसलेशन को। टीएलबी को यूज किया जाता है ताकि पेज टेबल या जो पेजिंग टेक्निक है उसके ड्रॉबैक को ओवरकम किया जाए। टीएलबी में वन मेमोरी रेफरेंस लगता है, बल्कि पेजिंग टेक्निक में टू मेमोरी रेफरेंस लगता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो टीएलबी बेसिकली सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है, जस्ट लाइक कैश मेमोरी जो डेटा को स्पीड अप करती है। बस डिफरेंस यही है कि कैश मेमोरी एक तरीके का मेमोरी मैनेजमेंट है, एक मेमोरी है, पर टीएलबी एक हार्डवेयर है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अब जैसे कि आप जानते हैं कि कैश मेमोरी में मेन मेमोरी से कम डेटा होता है, क्योंकि कैश मेमोरी में हम वही डेटा लेते हैं जो हमें बार बार यूज करना होता है। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि मेन मेमोरी का कौन सा पार्ट ज्यादा प्रायोरिटी का है, और ज्यादा प्रायोरिटी का है तो ऑब्वियसली किस पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी को कैश मेमोरी में लोड करना चाहिए, ये पता करने के लिए हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। तो दो टाइप का होता है, एक स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है और एक टेम्पोरल होता है। स्पेशल लोकेलिटी में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन या जो डेटा हमें जरूरी है मेन मेमोरी से, वो तो हम लेते ही कैश मेमोरी में,
पर उसके आसपास के भी डेटा को हम फेच कर लेते हैं। हो सकता है कि अगर ये डेटा 1 अगर हमें यूज में आया तो हो सकता है कि डेटा 2 भी यूज में आ जाए। तो दैट इज कॉल्ड स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा को तो हम लोड करते ही हैं, उसके आसपास के डेटा को भी लोड कर लेते हैं। और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जो डेटा सच में रिक्वायर्ड है सिर्फ उसको फेच करना, उसके आसपास के नहीं। ठीक है। राइट पॉलिसी क्या होती है? तो राइट थ्रू और राइट बैक दो होती है। राइट थ्रू में क्या होता है कि जितने भी राइट ऑपरेशंस है वो मेन मेमोरी में भी होते हैं और कैश मेमोरी में भी होते हैं। तो इसमें मेन मेमोरी हमेशा वैलिड होती है। और राइट बैक में क्या होता है कि जो भी अपडेट करना होता है वो सिर्फ कैश मेमोरी में होता है, और यहाँ पर कैश में भी होता है, मेन मेमोरी में भी होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अपडेट होती है तो हम डर्टी बिट को यूज करते हैं, यूज बिट को यूज करते हैं। और जब भी कोई ब्लॉक रिप्लेस होता है तो उसको हम मेन मेमोरी में राइट बैक कर देते हैं, ओनली इफ अगर डर्टी बिट को सेट किया गया है तो यहाँ पे भी अपडेशन होता है मेन मेमोरी में, पर वो डर्टी बिट के हेल्प से होता है। पाइपलाइनिंग क्या होती है? तो पाइपलाइनिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के हार्डवेयर एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना सो दैट कि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। पाइपलाइनिंग में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग में हम रिस्क आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, जहां पे 5 स्टेजेस होता है। फर्स्ट स्टेज में हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, जो प्रोग्राम काउंटर में होती है। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। डिकोड मतलब कि इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करेगा। इंस्ट्रक्शन को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि सारे एएलयू ऑपरेशंस परफॉर्म करना। फिर मेमोरी एक्सेस, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर मेमोरी ऑपरेंड को रीड और राइट करते हैं मेमोरी से। और राइट बैक, जिसमें कि हम रजिस्टर में वैल्यू को फिर लिख देते हैं, जो भी हमने वैल्यू कंप्यूट या फेच की है। तो पाइपलाइन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस क्या होती है? तो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन टाइम पे डिपेंड करता है। तो पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? तो नंबर ऑफ स्टेजेस के प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस -1 साइकिल्स। अब साइकिल को हम टीपी भी कहते हैं। ओके। इन द केस ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, नॉन पाइपलाइन में क्या होता है? तो नॉन पाइपलाइन में हम पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं, दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरा, तीसरा कंप्लीट, फिर चौथा। मतलब एट द सेम टाइम यू कैन नॉट एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। इसलिए जितने इंस्ट्रक्शन होंगे वो सारे स्टेजेस लेंगे और सारे क्लॉक साइकिल्स लेंगे। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम होता है नॉन पाइपलाइन का। स्पीड अप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड अप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड अप निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम नॉन पाइपलाइन का ऊपर और पाइपलाइन का नीचे लिखते हैं। तो नॉन पाइपलाइन का ये है और पाइपलाइन का ये है। आप इसको टीपी कट कट करके ऐसा भी लिख सकते हो कि स्पीड अप का फॉर्मूला ये होता है। और इन द केस ऑफ स्पीड अप, अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालना हो तो पाइपलाइन प्रोसेसर का परफॉर्मेंस ऊपर होता है और नॉन पाइपलाइन का नीचे होता है। पर एग्जीक्यूशन टाइम नॉन पाइपलाइन का ऊपर होता है और पाइपलाइन का नीचे होता है। जब यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको टास्क भी कहते हैं, वो स्टेजेस से ज्यादा होती है, तो उस केस में यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं n इंटू के अपॉन में n। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड अप जो है वो नंबर ऑफ स्टेजेस की इक्वल हो सकती है जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो गिवन स्पीड अप अपॉन में मैक्सिमम स्पीड अप। वी नो दैट एस मैक्स, तो मैक्सिमम स्पीड अप कितनी हो सकती है? इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, क्योंकि स्पीड अप मैक्सिमम तब होती है जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होते हैं। और इसीलिए एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अप अपॉन में नंबर ऑफ स्टेजेस। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन। तो सीपीआई जो होती है आइडियल पाइपलाइन प्रोसेसर की, वो 1 होती है। बट अगर एक्स्ट्रा स्टॉल्स या एक्स्ट्रा साइकिल्स क्रिएट होते हैं तो पाइपलाइन का जो स्पीड अप होता है वो क्या हो जाता है? तो पाइपलाइन का सीपीआई फिर क्या हो जाता है? तो सीपीआई आइडियली 1 होती है प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। मतलब आइडियल केस में जो सीपीआई होती है पाइपलाइन की वो 1 होती है, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा डिले क्रिएट हुए तो उस केस में सीपीआई इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो
स्पीड अप फिर कैसे निकलेगा, तो सीपीआई नॉन पाइपलाइन अपॉन में, देखो स्पीड अप निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था कि नॉन पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम ऊपर और पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम नीचे, तो नॉन पाइपलाइन की सीपीआई ऊपर होगी और पाइपलाइन का जो सीपीआई होता है वो 1 होता है, प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टॉस है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। डिपेंडेंसीज एंड डेटा हजार्ड्स, तो मेनली 3 टाइप के डिपेंडेंसीज होते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में। पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है कंट्रोल और तीसरा होता है डेटा डिपेंडेंसी। तो पहले हम स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी को यूज करेंगे, जहां पे ये प्रॉब्लम तब आती है जब रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब सेम क्लॉक साइकिल में आप एक ही रिसोर्स को बहुत बार यूज कर रहे हो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा यूज कर रहे हो, तो उसको रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो जब एक ही क्लॉक साइकिल में मोर देन वन इंस्ट्रक्शन एक ही रिसोर्स को यूज करती है, तो वो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो रिसोर्स रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है, एएलयू भी हो सकता है। ओके, तो इससे स्टॉल क्रिएट होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा साइकिल क्रिएट हो जाती है। पर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम रीनेमिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर हम उस रिसोर्स का नाम बदल दें इंस्ट्रक्शन 1 के लिए और इंस्ट्रक्शन 2 के लिए, तो फिर उस सेम रिसोर्स को हम एक ही क्लॉक साइकिल में यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डिपेंडेंसी को ब्रांच हजार्ड भी कहा जाता है, जो तब होता है जब कोई भी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं, लाइक ब्रांच, कॉल, जंप। ठीक है, तो कंट्रोल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, वो भी हमारे पाइपलाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम ब्रांच प्रेडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शंस ही आते हैं। तो on many instruction architecture the processor will not know the target address of this instruction when it needs to insert the new instruction into the pipeline। तो वही है कि बहुत सारे आर्किटेक्चर में क्या होता है, मशीन आर्किटेक्चर में, कि जो अपना प्रोसेसर सीपीयू होता है उसको टारगेट एड्रेस नहीं पता होता है, तो उस वजह से वो न्यू इंस्ट्रक्शन जो अनवांटेड होती है उसको भी पाइपलाइन में ले आता है। तो ब्रांच प्रेडिक्शन एक मेथड है जहां पे वो स्टॉल्स क्रिएट करता है और फिर पहले वो प्रेडिक्शन करता है कि उसको किस एड्रेस पे जाना है, टारगेट एड्रेस को पता करता है, और फिर यहाँ पर अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं आती है। ऑलवेज रिमेंबर कि ब्रांच प्रेडिक्शन के लिए ब्रांच पेनल्टी 0 लगता है, मतलब कि ऑब्वियसली जो टाइम है। ओके, तो ब्रांच पेनल्टी का मतलब ये है कि जब एक्स्ट्रा डिले क्रिएट करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है उसको हम ब्रांच पेनल्टी कहते हैं। डेटा डिपेंडेंसी यानी कि डेटा हैजार्ड कब होती है, तो जब इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो रीड आफ्टर राइट हैजार्ड होता है जिसको हम फ्लो या ट्रू डेटा डिपेंडेंसी कहते हैं। राइट आफ्टर रीड हैजार्ड होता है जिसको एंटी डेटा डिपेंडेंसी कहा जाता है। राइट आफ्टर राइट हैजार्ड होता है जिसको आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी कहा जाता है। तो रीड आफ्टर राइट का मतलब ये होता है कि आपने किसी इंस्ट्रक्शन 1 लिया और इंस्ट्रक्शन 2 लिया, ठीक है, तो आपने यहाँ R1 और R2 प्लस R3, तो आपने इसको क्या किया, राइट किया। जब कोई इंस्ट्रक्शन लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स कि यू हैव रिटन दिस रजिस्टर एंड नाउ आप R1 को रीड कर रहे हो। ठीक है, अब R1 को आप रीड कर रहे हो, तो जब कोई रजिस्टर लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है तो उसको हम कहते हैं रीड आफ्टर राइट हैजार्ड, जहां पे आपने राइट करने के बाद रीड किया, तो दैट इज कॉल्ड रीड आफ्टर राइट हैजार्ड। और राइट आफ्टर रीड हैजार्ड का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर, ठीक है, तो आपने यहाँ पे रीड R1 रजिस्टर को रीड किया, उसके बाद राइट किया। तो जब राइट टू लेफ्ट का फ्लो होता है तो उसको हम राइट आफ्टर रीड हैजार्ड कहते हैं, जहां पे पहले आपने रीड किया उसके बाद राइट किया। राइट आफ्टर राइट कब होता है, तो राइट आफ्टर राइट का मतलब होता है R1 R2 प्लस R3 R4 R5 प्लस R4, नहीं R1। ठीक है, तो जब यहाँ पे राइट भी आप रजिस्टर 1 पे कर रहे हो और यहाँ पे भी राइट आप रजिस्टर 1 को कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड राइट आफ्टर राइट हैजार्ड, जिसका सीक्वेंस होता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रीड आफ्टर राइट हैजार्ड का मतलब होता है कि जब आप रजिस्टर को रीड कर रहे हो और सेम रजिस्टर को दूसरे इंस्ट्रक्शन में राइट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड
रीड आफ्टर राइट हैजार्ड, तो यहाँ पे कर रहे हो और यहाँ पे आप रीड कर रहे हो। और इन द केस ऑफ राइट आफ्टर रीड हैजार्ड, पहले आप रीड कर रहे हो रजिस्टर 1 को और दूसरे इंस्ट्रक्शन में राइट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड राइट आफ्टर रीड हैजार्ड। और जब आप पहले इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर 1 को राइट कर रहे हो और दूसरे में भी रजिस्टर 1 को राइट कर रहे हो, तो उसको राइट आफ्टर राइट हैजार्ड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर डेटा डिपेंडेंसी स्टॉल्स को कम करना हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का यूज करते हैं, जहां पे हम रिस्क पाइपलाइन के जितने भी 5 स्टेजेस हैं उनके बीच में रजिस्टर्स को होल्ड करते हैं। और वो रजिस्टर्स क्या करती हैं, तो बेसिकली वो रजिस्टर इंटरमीडिएट आउटपुट को स्टोर करती है ताकि वो न्यू वैल्यू दे सके। तो ये था आपका डेटा हजार्ड। ठीक है, ओके, आई थिंक सेशन अब क्लियर है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिए बहुत सारी चीजें, और अब हम स्टार्ट करेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को। तो इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सके, हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्म्स होते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम के, 3 बेसिक फॉर्म्स हैं। एक है प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा इंटरप्ट ड्राइवन आईओ और तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। तो प्रोग्राम्ड आईओ में जो सीपीयू होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है सो दैट कि वो डायरेक्ट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ले सके, जहां पे वो डिवाइस का स्टेटस भी पता कर सकता है, रीड राइट कमांड को सेंड भी कर सकता है और डेटा भी ट्रांसफर कर सकता है। तो प्रोग्राम्ड आईओ में जो सीपीयू है उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, और फिर इस तरीके से वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करती हैं। इंटरप्ट ड्राइवन आईओ में सीपीयू के पास एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है जिसके हेल्प से वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कंट्रोल लेती है। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है कि सीपीयू पूरा बिजी होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इंटरप्ट को रिसीव करने के लिए, तो वो बार बार चेक करता रहता है कि कोई डिवाइसेस से इंटरप्ट तो नहीं आया। तो सीपीयू ऑल टाइम बिजी रहता है और सीपीयू इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, इसलिए बहुत डिले हो जाता है यहाँ पे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरप्ट ड्राइवन आईओ आया, जिसमें कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस था, जिसके हेल्प से सीपीयू को बार बार ये चेक नहीं करना पड़ता था कि इंटरप्ट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्योंकि अब उसके पास इंटरफेस है। तो अब कोई भी इंटरप्ट आएगा तो इंटरफेस ऑटोमेटिकली सीपीयू को इन्फॉर्म कर देगा और फिर सीपीयू उस पर वर्क करेगा। तो इसमें सीपीयू ऑल टाइम बिजी नहीं होता है ये चेक करने के लिए कि इंटरप्ट आया कि नहीं आया, बल्कि वो अदर एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान दे सकता है। डीएमए में क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और मेन मेमोरी जो होता है वो डायरेक्टली डेटा को एक्सचेंज करते हैं बिना सीपीयू के इंटरवेंशन के। मतलब कि यहाँ पे सीपीयू का काम और भी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर होता है जो सीपीयू के सारे बसेस को ले लेता है और फिर उसके पास पूरा कंट्रोल होता है। फिर वो डीएमए कंट्रोलर पे निर्भर करता है कि वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है डीएमए में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो यहाँ पर अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसमें बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, साइन, बाइस्ड एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा। तो यू कैन से दैट साइन होता है, एक्सपोनेंट होता है, मेंटिसा होता है। साइन का मतलब होता है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन 1 बिट की होती है, जिसमें 0 अगर है तो वो पॉजिटिव नंबर है, 1 है तो नेगेटिव नंबर है। एक्सपोनेंट जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपोनेंट को बताती है। तो बाइस को हम ऐड करते हैं एक्सपोनेंट से सो दैट कि हमें स्टोर्ड एक्सपोनेंट मिल जाए। मेंटिसा एक पार्ट होता है नंबर का साइंटिफिक नोटेशन या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, जहां पे सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं। इसके पास 2 डिजिट्स होती है, 0 एंड 1। और एक नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा वो होता है जिसमें कि सिर्फ 1 होते हैं, सिर्फ एक ही 1 होता है टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, मतलब कि 1 पॉइंट ऐसा करके। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप्स भी देख सकते हैं, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन। 2 टाइप का IEEE फॉर्मेट होता है और दोनों में साइन 1 बिट की होती है। सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स का होता है और डबल प्रिसीजन 64 बिट्स का होता है।
22 एक्सपोनेंट 8 बिट की होती है और ये 11 बिट की होती है। यहाँ पे 23 बिट का मेंटिसा होता है और 52 बिट का मेंटिसा यहाँ होता है। यहाँ का 22 होता है 127 और यहाँ का होता है 1023। अगर आपको डेसिमल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो -1 की पावर में s लिखना होता है इंटू 1.f इंटू 2 की पावर e माइनस बायस, जहाँ पे e डेसिमल वैल्यू है एक्सपोनेंट फील्ड की और f मेंटिसा और s साइन बिट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको याद रखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, -1 की पावर s इंटू 1.f इंटू 2 की पावर e माइनस बायस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक स्टेटस फ्लैग होता है, दूसरा कंट्रोल फ्लैग होता है। स्टेटस फ्लैग में टोटल 5 टाइप के फ्लैग्स आते हैं। जीरो फ्लैग आता है, जहां पे अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो है तो फिर हम इसको जीरो फ्लैग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1010 और या फिर 0101, और इसका अगर आप करते हो एंड, ठीक है, तो क्या होगा, ये 000 देगा क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 10 है तो रिजल्ट 0 होगा। अगर सारे वैल्यू 0 है रिजल्ट में तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 से सेट कर दी जाएगी। कैरी फ्लैग क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर का एडिशन करते हैं, ठीक है, और if the sum in the accumulator is larger than the 8 bits, then the flip flop used to indicate a carry called the carry flag which is set to 1। तो मैंने जीरो फ्लैग के बारे में बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो 0 0 0 ही मिलेगा। तो इस केस में जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 से सेट की जाती है। और कैरी फ्लैग की वैल्यू कब सेट की जाती है 1 से? लेट सपोज यहाँ पर है 1000 और यहाँ पे 1111, तो 0 + 1 1 1 1 1 1 + 1 0 1 का कैरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो आउट ऑफ द एमएसबी आया है, क्योंकि इनपुट 4 बिट के हैं और आउटपुट 5 बिट के आया है। तो अगर आउटपुट 5 बिट का है, आउट ऑफ द एमएसबी 1 बिट है, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 से सेट की जाती है। पैरिटी बिट क्या होता है? इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अगर रिजल्ट में इवन नंबर के 1 से तो इवन पैरिटी 1 होगी, ऑड नंबर के 1 से तो ऑड पैरिटी 1 होगी, और बाय डिफॉल्ट पैरिटी इवन ही होती है। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब होता है कि जब एक कैरी जनरेट किया जाता है लोअर निब्बल से और पास किया जाता है हायर निब्बल को, तो उसकी वैल्यू 1 से सेट होती है। निब्बल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। तो फॉर एग्जांपल हम 8 बिट्स का नंबर लेते हैं, ठीक है, ये भी 1 है, तो ये देखो 1 + 0 1 1 + 1 0 1 का कैरी, तीनों 1 है तो ये भी 1 ये भी 1 1 + 1 0 1 का कैरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोअर निब्बल से हायर निब्बल पे 1 का कैरी जा रहा है, तो ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे 1 हो गया। साइन फ्लैग क्या होता है? जो बताता है कि एमएसबी की हेल्प से कि साइन बिट 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। कंट्रोल फ्लैग्स 3 टाइप की होती है, ट्रैप, इंटरप्ट एंड डायरेक्शन। ट्रैप फ्लैग का मतलब होता है जो डिबगिंग के लिए यूज हो। इंटरप्ट फ्लैग जो इनेबल या डिसेबल करता हो इंटरप्ट को, और ये डायरेक्शन बताता है कि लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग प्रोसेसिंग करनी है कि राइट टू लेफ्ट करनी है। अब हम यहाँ पे कोआ को पूरी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। कोआ कंप्लीटेड, ठीक है, कोआ कंप्लीट हो गया है अब आपका। अब हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक को। तो आर यू रेडी टू स्टार्ट डिजिटल लॉजिक स्टूडेंट्स? ये डिजिटल लॉजिक में कुछ खास उतना है नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ रिवीजन करवाने को बोला है, मैं यहाँ पे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं करवा सकती हूँ। देखिए प्रैक्टिस है तो
ठीक है, तो जो टॉपिक प्रैक्टिस करने वाली है वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है जहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स में रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। तो अब डिजिटल लॉजिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक में लॉजिक गेट्स के हेल्प से लॉजिक सर्किट बनाई जाती है, जो एक तरीके से इंटरनल लॉजिक होती है प्रोग्राम की। इन कंप्यूटर साइंस तो नॉट गेट होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट देता है कि अगर ए है तो ए को वंस कॉम्प्लीमेंट करके देगा। एंड गेट जो होता है वो बेसिकली ए डॉट बी इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, जिसका आउटपुट 1 तभी होता है जब दोनों 1 हो, अदरवाइज 0। और गेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे हम a प्लस बी जिसको लिखते हैं, और इसका आउटपुट 0 तब होता है जब दोनों 0 होते हैं, अदरवाइज 1। नैंड गेट क्या होता है? तो नैंड गेट में बस एंड गेट के आगे एक आप बबल लगा दो तो ये नैंड गेट बन जाता है, जहां पे एंड गेट का हम 1 कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी एंड गेट होगा उसके आउटपुट को इनवर्स ये कर देगा। नॉर गेट में हम और गेट का नॉट कर देते हैं, जहां पे ये क्या करता है, और के कॉम्प्लीमेंट कर देता है। एक्सोर और एक्सनोर क्या होता है? तो एक्सोर को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि या तो ए कॉम्प्लीमेंटेड होगा या तो बी कॉम्प्लीमेंटेड होगा। और एक्सनोर क्या होता है? तो एक्सनोर एक्सोर का नॉट कर देता है, जहां पे इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो दोनों कॉम्प्लीमेंटेड होती है या तो दोनों में से कोई भी कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। एक्सोर में क्या होता है कि अगर डिफरेंट इनपुट्स हो 0 1 या 1 0 तब आउटपुट 1 आता है। और एक्सनोर में अगर इनपुट्स सेम होंगे लाइक 1 1 या 0 0 तब यहाँ पे आउटपुट आपको 1 दिया जाता है। नैंड और नॉर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम बाकी लॉजिक गेट्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है कि कितने नैंड गेट्स या कितने नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट है नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहले आप नॉट लिखो, फिर एंड लिखो, फिर बीच में और लिखो, फिर एक्सोर एक्सनोर। तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी ये टेबल। तो नैंड गेट में 1 2 3 4 5 और नॉर गेट में ये 1 एज इट इज रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ का 4 नीचे और यहाँ का 5 नीचे, ठीक है, जस्ट क्रॉस करना है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या आउटपुट होता है, क्या डिफरेंस होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होती, सीक्वेंशियल में मेमोरी होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्लॉक नहीं होता, सीक्वेंशियल में क्लॉक होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक पाथ नहीं होता, सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक पाथ होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आती है, तो अपना सीक्वेंशियल सर्किट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी। सीक्वेंशियल सर्किट हम ह्यूमंस होते हैं क्योंकि हमारे में मेमोरी होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट में मल्टीप्लेक्सर वगैरह आता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट होता है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, बल्कि इन द केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट जो आउटपुट है वो इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, अपने प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, और इसी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मेमोरी लगती है, जो 2 टाइप्स की होती है, लैच और फ्लिप फ्लॉप। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, रिपल कैरी एडर, कैरी लुक अहेड एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर, ये सारे आते हैं। हाफ एडर का एक्सप्रेशन सम का क्या होता है? ए एक्सोर बी, कैरी होता है ए बी। फुल एडर में ए एक्सोर बी एक्सोर सी होता है, कैरी होता है ए बी बी सी प्लस सी ए। हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस होता है ए एक्सोर बी और बोरो होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी। फुल सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी और बोरो होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। क्योंकि नैंड नॉर यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, तो कितने नैंड लगते हैं, कितने नॉर लगते हैं? तो हाफ वाले में 5 नैंड या 5 नॉर लगते हैं और फुल वाले में 9 नैंड या 9 नॉर लगते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर मतलब मैनी टू वन, मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट, ठीक है। अगर 2 की पावर n इनपुट्स होंगे तो 1 आउटपुट होंगे और सेलेक्ट लाइंस होगी n, ठीक है। नोट,
कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है अगर हमें n इंटू 1 मक्स को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग m इंटू 1 मक्स? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड दैट इज सील ऑफ n minus 1 upon में m minus 1. For example, number of multiplexer required to implement 16 into 1 mux using 4 into 1 mux. तो सील फंक्शन n आपका क्या है 16 minus 1 15, 4 minus 1 3, तो 5. ठीक है, ये गलत हो गया. डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है जिसमें कि वन इनपुट होता है और मैनी आउटपुट्स होते हैं. ओके, तो 1 इनपुट लाइन है तो आपका 2 की पावर n आउटपुट लाइंस होगा और n सेलेक्ट लाइंस होगा. कितने मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है अगर इसको इंप्लीमेंट करना हो? डी मक्स को तो डी मक्स को वही सेम फॉर्मूला सेम. इनकोडर क्या होता है? तो 2 की पावर n इनपुट लाइन से तो n आउटपुट होती है, तो 8 to 3 इनकोडर है ना. तो ये 8 to 3 इनकोडर तो ऑब्वियसली एक तरीके से ऑक्टल को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है या हेक्साडेसिमल को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है क्योंकि इनकोडिंग करता है. और डिकोडर में उल्टा, n इनपुट लाइन से तो 2 की पावर n आउटपुट्स होंगे या उससे कम होगा. ये कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा को अदर कोड्स में, डिकोडिंग करता है ये. नाउ यहाँ पे कोड कन्वर्टर्स को हम डिस्कस करते हैं जो अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल है जो वन टाइप के कोड को अनदर टाइप के कोड में कन्वर्ट करते हैं. तो बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड क्या होता है? जो बीसीडी में एक्स्ट्रा 3 को प्लस करे. और इसमें क्या होता है कि 0011 है तो इसमें आपको +3 करना होगा तो 3 का बाइनरी आपको लेना पड़ेगा जो यही होता है. प्लस करोगे तो 01 का कैरी 1, तो ये 6 का बाइनरी आ जाएगा. तो एक्सेस 3 कोड ऑफ 3 इज 6. वैसे 6 का एक्सेस 3 कोड 9 होगा. और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर में क्या होता है? तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर में जो G3 होती है वो B3 की इक्वल होती है. और G2 को अगर निकालना हो तो B3 और B2 का एक्सॉर लो. G1 को निकालना हो तो B2 और B1 का एक्सॉर लो. और G0 को निकालना हो तो B1 और B0 का एक्सॉर लो. इन द केस ऑफ ग्रे टू बाइनरी क्या होता है? तो इसमें भी क्या होता है कि जो अपना B3 होता है वो G3 के इक्वल होता है. B2 जो होता है वो इक्वल होता है अपने B3 और G2 के. तो इसको बना देते G3 G2 G1 G0 B3 B2 B1 B0. तो B3 G3 के इक्वल होती है और B2 क्या होता है? तो G3 और B2 जो होता है वो B3 और G2 का एक्सॉर होता है इन दोनों का. ठीक है. और वैसे अगर B1 निकालना हो तो B2 और G1 का एक्सॉर. B1 निकालना हो तो ठीक है. वैसे B0 निकालना हो तो B1 और G0 का एक्सॉर. तो ऐसा करके ये होता है. फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल सर्किट्स होती है. सिक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप आता है, लैच आता है, शिफ्ट रजिस्टर आते हैं, काउंटर्स आते हैं. तो फ्लिप फ्लॉप्स में आउटपुट डिपेंड करता है ऑब्वियसली. सिक्वेंशियल है तो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा और प्रेजेंट इनपुट पे भी. फ्लिप फ्लॉप 4 टाइप्स का होता है, SR, JK, D और T फ्लिप फ्लॉप. SR फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जब तक क्लॉक नहीं दोगे तो ये डोंट केयर होगा एंड दिस विल बी होल्ड स्टेट. Qn+1 अपने प्रीवियस स्टेट की इक्वल है. क्लॉक 1 दोगे तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएगी 0011 0101. तो अगर दोनों 0 है, क्लॉक एक्टिव है, तो ये अगेन होल्ड स्टेट होगा. बट अगर सेट 0 है और रीसेट 1 है तो रीसेट जब 1 होगा तो रीसेट स्टेट है. और जब S की वैल्यू 0 है तो मेन आउटपुट की वैल्यू भी 0 होगी. जब S की वैल्यू 1 है और रीसेट 0 है, S 1 है तो मेन आउटपुट भी 1 होगा और S 1 है तो ये सेट स्टेट है. पर दोनों 1 नहीं हो सकते. दोनों 1 नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये दोनों 1 होंगे तो फिर जो आउटपुट है वो भी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये इनवैलिड स्टेट होता है. तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? Qn+1 इज इक्वल टू S प्लस R कॉम्प्लीमेंट Qn, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है JK फ्लिप फ्लॉप. JK फ्लिप फ्लॉप ने SR फ्लिप फ्लॉप के ड्रॉबैक को ओवरकम किया क्योंकि 1-1 पे वो इनवैलिड स्टेट देता था. यहाँ पे सब कुछ सेम है कि 0 है क्लॉक तो डोंट केयर होगा, फिर ये होल्ड स्टेट की इक्वल होगा. अगर क्लॉक 1 है तो दोनों 0 है तो वो भी होल्ड स्टेट की इक्वल होगा. बट अगर क्लॉक 1 है और J 0 है तो J यहाँ पे S के इक्वल होता है और K यहाँ पे R के इक्वल.
तो अगर J 0 है तो मेन आउटपुट भी 0 होगा, और J 0 मतलब कि सेट J 0 है और K 1 है तो R 1 है, तो रीसेट स्टेट हुआ। J अगर 1 है और K 0 है तो J 1 है ना, तो आउटपुट भी 1 होगा, और ये सेट स्टेट है क्योंकि J 1 है तो S 1 है, और जब दोनों 1 है तो ये टॉगलिंग करता है, जिसमें कि Qn + 1 Qn कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप और हाँ, जे के फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। जे के फ्लिप फ्लॉप में जब जे और के की वैल्यू 1 होती है तो वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है क्योंकि वो टॉगलिंग करता है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में डी एस के इक्वल होता है। ओके, तो क्लॉक 0 है तो डोंट केयर, और ये क्यू एन होल्ड स्टेट होगा। और अगर क्लॉक 1 है, डी अगर 0 है तो मेन आउटपुट भी 0 होगा, तो ये आपका हो गया रीसेट स्टेट, क्योंकि डी आपके आर कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होता है। और अगर आपका क्लॉक 1 है, डी भी 1 है, तो मेन आउटपुट भी 1 होगा, डी 1 है तो सेट 1 है, तो ये सेट स्टेट है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन आउटपुट है उसकी वैल्यू डी की इक्वल होती है, इसलिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा होता है। नेक्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप, जिसमें ये टी है, ठीक है, जिसमें क्लॉक 0 है तो डोंट केयर, तो ये होल्ड स्टेट के इक्वल होगा। अगर क्लॉक 1 है, टी 0 है तो नो टॉगलिंग, तो ये भी होल्ड स्टेट के इक्वल होगा। बट अगर टी 1 है तो टॉगलिंग होगी, तो यहाँ पे ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली इन द केस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो टी और क्यू एन का एक्सोर होता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटर्स क्या होती है, तो वो भी सिक्वेंशियल सर्किट होती है, जो एक तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स कितनी मतलब कि एक इवेंट या एक प्रोसेस कितनी बार हो रहा है उसको काउंट करता है। असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर दो टाइप के होते हैं। असिंक्रोनस काउंटर में कॉमन क्लॉक नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दिया जाता है, और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं अपने प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से क्लॉक को ड्राइव करते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में कॉमन क्लॉक दिया जाता है टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप, और इसका यही एडवांटेज है कि यहाँ पर किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप का वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ पर डिले भी कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप होती है वो हमेशा इक्वल या हमेशा ग्रेटर देन होती है log n से, जहाँ पे n नंबर ऑफ स्टेट्स है इन द काउंटर। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि n बिट का काउंटर है, जैसे 3 बिट का काउंटर है, ओके, तो स्टेट्स कितने होंगे, तो 8 होंगे, 2 की पावर 3। असिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी कहते हैं, जो डाउन काउंटर या अप काउंटर भी हो सकता है। इसमें कोई फिक्स सीक्वेंस को ही हम काउंट कर सकते हैं, रैंडम सीक्वेंस को काउंट नहीं कर सकते। और सिंक्रोनस काउंटर में हम रैंडम सीक्वेंस को काउंट कर सकते हैं। सिंक्रोनस में रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर आता है, जिसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिंग काउंटर में क्या होता है ना कि जो अपना लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है वो कनेक्टेड होता है टू द सीरियल इनपुट। और ट्विस्टेड रिंग काउंटर में, जिसको हम कहते हैं जॉनसन काउंटर, उसमें जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सीरियल इनपुट के इक्वल होता है। तो रिंग काउंटर को हम मॉड एन काउंटर कहते हैं, क्योंकि वो एन वैल्यूज को काउंट काउंटर कहते हैं, जो 2n वैल्यूज को काउंट कर सकता है। तो रिंग काउंटर में जो यूज्ड स्टेट्स होती है वो n होती है, और ट्विस्टेड रिंग काउंटर में 2n होती है। टोटल देखो 2 की पावर n है पॉसिबिलिटी, क्योंकि n बिट का काउंटर होता है, यहाँ पे भी टोटल 2 की पावर n है। पर इसमें अनयूज्ड स्टेट्स क्या होते हैं, तो टोटल में से यूज्ड को माइनस कर लो, और यहाँ पे भी टोटल में से यूज्ड को माइनस कर लो, तो ये आपको अनयूज्ड स्टेट बताता है। तो ये होता है रिंग काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो भी डिस्कस कर लिया है। के मैप के बारे में थोड़ा बता दूं, तो के मैप जो होता है, अगर 2 वेरिएबल का है तो इस तरीके से बनाना है, 0 1 2 3, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 1, तो ये 2 वेरिएबल का के मैप है। 3 वेरिएबल का के मैप आप ऐसे बनाओगे, जहां पे आप लिखोगे ए को यहाँ पे, बी सी को यहाँ पे, ये 0 1
0001 11 पहले 10 बाद में, ठीक है। तो 01 2 3 4 5 6 7 और 4 वेरिएबल का के मैप ऐसे बनता है ABCD हाँ एसओपी जो होती है और पीओएस, एसओपी हम वंस लिखते हैं और पीओएस में हम जीरोस को देखते हैं। एसओपी मीन टर्म्स पे होता है और पीओएस मैक्स टर्म्स पे होता है जिसमें हम पाई का यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है डोंट केयर। प्राइम इम्प्लीकांट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने 1 लिखा तो कॉर्नर ग्रुपिंग भी हम करते हैं और ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर में किया जाता है। डायगोनल ग्रुपिंग अलाउड नहीं है, कॉर्नर ग्रुपिंग अलाउड है। तो हमने 2 क्वाड्स बनाए हैं, ठीक है। और ये मीन टर्म में सॉल्व होगा। तो इसका प्राइम इम्प्लीकांट होगा 2 क्योंकि जो टोटल नंबर की ग्रुपिंग हमने की है वो 2 की है, तो 2 क्वाड्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और 1 मैं बना दूं तो यहाँ पे 3 ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे 4 होगी, तो यहाँ पे 4 प्राइम इम्प्लीकांट्स हो जाएंगे। तो अब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकांट कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली कॉर्नर वाला है क्योंकि अगर आप कॉर्नर वाले को हटा दोगे तो ये 1 और इस 1 को कवर करने वाला कोई नहीं होगा। और ये भी आपका इसेंशियल है क्योंकि अगर आप इस क्वाड को हटा दोगे तो इस 1 को इस 1 को इस 1 को ग्रुप करने वाला कोई नहीं होगा। बट अगर आप इस वाले पेयर को हटा देते हो तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि इसके 1 को कवर कर रहा है ये वाला कॉर्नर ग्रुप और ये वाला 1 को ये वाला ग्रुप भी कवर कर रहा है, इसलिए ये नॉन इसेंशियल है। इनफैक्ट ये भी नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकांट है क्योंकि इस वाले ग्रुप के भी दोनों 1 दूसरे ग्रुप से कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकांट 2 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इम्प्लीकांट को भी डिस्कस कर लिया और पूरा हमने डिस्कस कर लिया डिजिटल लॉजिक का भी रिवीजन, ओके। तो कल से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स गेट 2024 के लिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज ज्वाइन फास्ट क्योंकि कल लास्ट डेट है ऑफर का। इस कोड का यूज करके जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट कोर्स मेरा स्टार्ट हो चुका है और बुनियाद बैच 2025 वालों के लिए है। जल्दी से आप लोग भी इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो यस इस तरीके से हम सेशन को ओवर करते हैं। ये मेरा कंप्लीट शेड्यूल है। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी तो ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा शेड्यूल बाकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यस ये ऑफर आपके सामने अवेलेबल है। प्राइस भी जल्दी हाइक होने वाली है तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, ठीक है। यस एनी डाउट स्टूडेंट्स, कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? हाउ वाज द सेशन, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आप लोगों को सेशन आज का? सारी चीजें रिवाइज हो गई है, मजा आया? ठीक है, ओके ओके ग्रेट। तो इस तरीके से हम सेशन को एंड करते हैं। देखूंगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अगर मैं नहीं कर पाऊंगी शायद 1 फेब को, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि मैराथन सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो मैराथन सेशन के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम नहीं कंडक्ट करेंगे 1 फेब को। उसकी जगह पे मैं 3 घंटे का मैराथन लेकर के आ जाऊंगी, ओके। तो 3-3 घंटे का ये मैराथन आपको बहुत हेल्प करेगा, प्लीज ज्वाइन करना वहां पे। तो प्लीज तो बोलने वाली बात ही नहीं है, आप लोग का ही बेनिफिट है। आप लोग आओगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं आओगे तो नहीं होगा। आज देखा आपने कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया आप लोगों को। कोआ पूरा रिवाइज कर लिया, डिजिटल लॉजिक पूरा रिवाइज कर लिया। और अगर एक कोने में बात करें तो एक स्टूडेंट बैठ जाता है कि यार एक सब्जेक्ट भी रिवाइज नहीं हो पा रहा है, पर सेशन में आए तो 2 सब्जेक्ट ये रिवाइज तो हुआ ही है और बहुत ही अच्छे से रिवाइज हुआ है ना। तो इस तरीके से अगर आपको मेरे और भी सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है तो मैंने आपको बताया है कि मैंने डिजिटल लॉजिक तो अच्छा आज रिवाइज हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि कंप्यूटर अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस पे मैंने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे रिवीजन सेशन लास्ट वीक ही लिए हैं। एल्गोरिदम के, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर के, कंपाइलर डिजाइन के, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के, डीबीएमएस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। तो ये सारे मैंने रिवीजन सेशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे लिया हुआ है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं।